हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 जनरल हिंदी की क्लासेस को। और आज बात करेंगे एक न्यू टॉपिक अव्यय की, और यह है 14 थ्योरी क्लास। अगर इसके पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और प्रीवियस क्लास का जो लिंक है वो ऊपर गिवन है आई बटन के अंदर, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है अगर आप तैयारी कर रहे हैं जनरल हिंदी की किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो आज की क्लास के टॉपिक अव्यय को स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे और फिर बढ़ते हैं आगे। तो लास्ट क्लास में हमने लोकोक्ति डिस्कस किया था, और इस पे बेस मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। तो कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि सभी को उनके आंसर्स कन्फर्म हो जाए। तो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, देखो, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम में बुराई मिलना, झूठ बोलना या फिर व्यापार में घाटा होना। तो बहुत ही आसान सा आंसर है इस क्वेश्चन का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुरे काम में बुराई मिलना। अगर आप कोई बुरा काम करोगे तो आपको लोग बुरा ही बोलेंगे, आपको बुराई ही मिलने वाली है। मतलब कोयले की दलाली में आपका मुंह तो काला होना ही होना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं डिस्कस कर चुकी थी लास्ट क्लास के अंदर। तो 8th क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। बीमार के लिए अनार आवश्यक है, अनार बहुत महंगे हैं, एक काम से कई लाभ होना, या फिर चीज़ थोड़ी और चाहने वाले अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल ठीक है। एक अनार है और 100 बीमार है, मतलब बहुत कम चीज़ है, थोड़ी सी चीज़ है, लेकिन चाहने वाले बहुत सारे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, और ये स्टार मार्क कर लो, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे गए ये वाली लोकोक्ति, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क था, जो हांडी में होगा वह थाली में आएगा। लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बहुत ही अच्छी लोकोक्ति है। इसका आंसर क्या होगा, देखो, फर्स्ट है, जो जबान पर होगा वही प्रकट होगा, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध सब जगह फैल जाती है, जैसे जैसे समय बीतता है जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, या फिर जो मन में होगा वह प्रकट होगा। तो जो हांडी में होगा वही थाली में आएगा ना, इसका मतलब होता है जो आपके मन में है वही भाव आप दूसरे के सामने प्रकट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो होमवर्क था। देखो यहाँ पे क्या है, 100 गज पानी में रहे मिटे ना चकमक आग। मतलब कि 100 गज पानी में रहने के बाद भी चकमक जो आग है वो नहीं मिटी। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो देखो इसके ऑप्शंस क्या है, चकमक पानी में रहता है, चकमक पत्थर पानी में आग लगा देता है, जन्मजात गुण नष्ट नहीं होते, या फिर जन्मजात गुण पानी से नहीं मिटते। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चकमक का मतलब यहाँ पर यह है कि जो बचपन से किसी के अंदर जो गुण होते हैं, जो उसके अंदर होते हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होते। जो आपने बचपन से सीखा होता है ना, वो हमेशा आप कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते चलते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि 100 गज पानी में रहने के बाद भी जो चकमक आग है उसे आप मिटा नहीं सकते हो। बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क में, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, देखो, सीधे व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं, नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट, सीधेपन से काम नहीं चलता, बेईमानी से ही काम चलता है, ऐसा भी नहीं है। धोखेबाजी से ही काम बनता है, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है कि हर जगह सीधेपन से काम नहीं चलता है। तो वहाँ पर हमें टेढ़ी उंगली से घी निकालना भी आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है, सांप का काटा पानी नहीं मांगता। लोकोक्ति का अर्थ क्या है। कुटिल व्यक्ति की चाल खतरनाक होती है, कुटिल व्यक्ति से बचना चाहिए, या फिर कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति नहीं बच पाता, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं पाता। सांप का काटा पानी नहीं मांगता, ये मतलब है इसका, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी काफ़ी रिलेटेड है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कुटिल व्यक्ति के चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं पाता। तो यहाँ पर चाल को दिखाने के लिए सांप के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में दिए थे। तो उन सभी बच्चों के नाम हैं सूर्या,
इनके साथ प्रीति, रोहित कुमार, आनंद, कोमल, ऋषिका, इन सभी ने इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में किए थे। तो वेरी गुड, इस तरीके से आप तैयारी करते रहिए, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन में और एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज के क्लास के टॉपिक अव्यय को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अव्यय की परिभाषा के साथ। तो अव्यय भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी में आपका, बिकॉज यहाँ से भी प्रीवियस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है अव्यय। अव्यय वो शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, मतलब यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आता इन शब्दों में, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं, और इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो ये सब जो शब्द होते हैं ये हमेशा हर कंडीशन में अपरिवर्तित रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका मूल रूप है वो स्थिर रहता है, वह कभी नहीं बदलता। जैसे यहाँ पर देखो उदाहरण है, इधर, किंतु, क्यों, जब, तक, इसलिए आदि। तो ये सब जो शब्द है ना ये अपने मूल रूप में ही रहते हैं हर एक केस के अंदर। लिंग का, वचन का, पुरुष, कारक, इनका प्रभाव इन शब्दों पर नहीं पड़ता, इसलिए ये होते हैं अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द भी इसे कहते हैं। अब अव्यय के भेद क्या हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के अंदर। तो अव्यय के 4 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से, देखो यहाँ पर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और जो निपात है इसको भी आप इसी में डिस्कस कर लेंगे हम, क्योंकि ये भी इसी में ही आता है। ठीक है, वैसे अव्यय के मुख्य जो 4 भेद हैं वो ये होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे निपात को भी एंड में डिस्कस करवा दूंगी। अब बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण को समझना। तो क्रिया विशेषण हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी एक अव्यय का ही भेद है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्रिया विशेषण को। देखो, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और इसके अंदर देखो रीतिवाचक है और है दिशावाचक। तो यहाँ पर देखो रीति मतलब होता है कि कहाँ पे, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, और यहाँ पे दिशावाचक जहाँ पे हमको दिशा का ज्ञान मिलता है, जैसे कि इधर, उधर, दाएं, बाएं, ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट है कालवाचक। अब कालवाचक में भी 3 टाइप होते हैं, समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक। तो यहाँ पर देखो आज, कल, अभी, तुरंत, ये सब क्या है, समय है। और अवधि मतलब होता है रात भर, दिन भर, आज, कल, नित्य। तो हम यहाँ पे अवधि बता रहे हैं, तो एक टाइम स्पैन बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है बारंबारतावाचक, जैसे कि हम बोलते हैं हर बार, कई बार, प्रतिदिन। तो जहाँ पे रिपीटिशन होती है, बार बार कोई चीज़ रिपीट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, बारंबारतावाचक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टाइप होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, तो, हाँ, जी, यथासंभव। तो ये सब क्या है, उदाहरण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। तो स्थानवाचक के अंदर जब हम बताते हैं कि स्थान कहाँ है तो वहाँ पर हम बोलते हैं रीतिवाचक, और जब हम क्रिया की विशेषता बताते हुए कहाँ का उत्तर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। ये इसका आखिरी प्रकार है। अब इसके अंदर हमने अलग अलग शब्दों को कैटेगराइज कर दिया, जैसे कि यहाँ पर है अधिकता बोधक। तो अधिकता बोधक के लिए यहाँ पर शब्द है बहुत, खूब, अत्यंत और अति। ठीक है, यहाँ पे हम अधिकता दिखा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूनता बोधक, तो ज़रा, थोड़ा, किंचित, कुछ। इसके बाद है पर्याप्ति बोधक, बस, यथेष्ट, काफ़ी, ठीक। इसके बाद है तुलना बोधक, कम, अधिक, इतना, उतना। ठीक है, इसके बाद है श्रेणी बोधक,
तो यहाँ पर हो गया बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, इस तरीके से। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हमने क्रिया विशेषण के 4 भेद डिस्कस कर लिए। अभी बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट भेद के बारे में जो है संबंध बोधक अव्यय। तो इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो संबंध बोधक अव्यय को हम पढ़ने वाले हैं। समझना यहाँ पर, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं उन्हें। मतलब जो संज्ञा के बाद शब्द आएंगे वो उस संज्ञा शब्द का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ दिखाएंगे, तो उन शब्दों को हम बोलेंगे संबंध बोधक अव्यय शब्द। अब मान लो यदि संज्ञा नहीं है और ये शब्द होंगे तो वो क्या बन जाएगा? फिर क्रिया विशेषण बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, उदाहरण के तौर पे है दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, ऊपर, नीचे आदि। तो अब देखते हैं इसके उदाहरण। देखो वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो ये ऊपर शब्द है ये वृक्ष का पक्षी के साथ संबंध बता रहा है। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। पक्षी कहाँ बैठे हैं? वृक्ष के ऊपर बैठे हैं ना। तो वृक्ष क्या है? आपका एक संज्ञा है। तो ये इस वृक्ष का संबंध पक्षी के साथ बता रहा है। नेक्स्ट क्या है? धन के बिना कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर जो ये बिना है ये आपका एक अव्यय शब्द है जो धन का संबंध काम से बता रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? मकान के पीछे गली है। तो मकान के पीछे गली है, तो जो पीछे शब्द है ये बता रहा है मकान का संबंध गली के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऊपर, बिना, पीछे, ये सब शब्द क्या है? संबंध बोधक अव्यय शब्द है। अब देखो बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कुछ और विशेष पॉइंट्स के बारे में। देखो यहाँ पर एक विशेष पॉइंट ये है कि जो आपका संबंध बोधक अव्यय शब्द है उसका मेन काम क्या है कि वो वाक्य में कहीं ना कहीं संबंध दर्शाए। ठीक है, लेकिन अगर वो शब्द संबंध ना दर्शाकर साधारण रूप में वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो वहां पर वो संबंध बोधक अव्यय ना होकर क्या बन जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार एक ही शब्द आपका क्रिया विशेषण भी हो सकता है और संबंध बोधक भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो उदाहरण है, दुकान पर ग्राहक खड़ा है। तो यहाँ पर जो ये पर शब्द है ये दुकान का संबंध ग्राहक से बता रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो दुकान पर खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है? तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो ये पर शब्द है यह है क्रिया विशेषण और यहाँ पर जो ये पर शब्द है यह है संबंध बोधक अव्यय। मेज के ऊपर किताबें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेज का संबंध किताबें से बताने के लिए ऊपर शब्द है, मेज के ऊपर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो ऊपर है ये सिर्फ और सिर्फ सामान्य रूप से प्रयोग में लाया गया है। अब देखो यहाँ पर प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक के भेद। तो संबंध बोधक जो अव्यय है उसके बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो सिर्फ पढ़ने हैं प्रयोग के अनुसार, बिकॉज यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बाकी अन्य प्रकार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। तो प्रयोग के अनुसार हमने संबंध बोधक अव्यय शब्द को 2 भेदों में बांटा हुआ है। पहला क्या है? संबद्ध संबंध बोधक, दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक। तो पहला है ऐसे संबंध बोधक शब्द संज्ञा की विभक्तियों के पीछे आते हैं। तो जो आपके संबद्ध संबंध बोधक शब्द है वो संज्ञा की विभक्तियों के पीछे आते हैं। ठीक है, विभक्ति का मतलब यहाँ पर क्या है? कारक चिन्ह की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर धन क्या है? संज्ञा, तो धन के बिना, नर की नाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर के विभक्ति है, की विभक्ति है। ठीक है, कारक चिन्ह दोनों। इसके बाद यहाँ पर जो शब्द आया है ये सब क्या है? आपके संबद्ध संबंध बोधक है। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुबद्ध संबंध बोधक। ऐसे संबंध बोधक अव्यय संज्ञा के विकृत रूप के बाद ही आते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, किनारे तक, सखियों सहित, कटोरे भर, पुत्रों समेत। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह नहीं आते, यहाँ पर संज्ञा के विकृत रूप के बाद ही ये वाले शब्द आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इनमें डिफरेंस समझना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक के भेद अच्छे से समझ लेना। अब देखो आगे, अर्थ के अनुसार भी संबंध बोधक के अन्य भेद है, इनको आप पढ़ लेना PDF के अंदर से। और इसके साथ साथ
व्युत्पत्ति के आधार पे भी हमने संबंध बोधक के भेद बनाए हुए हैं, तो इनको भी आप पढ़ लेंगे। कहाँ से? पीडीएफ से। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि संबंध बोधक अव्यय के ही भेद है इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इन्हें आप पीडीएफ से ज़रूर एक बार रीड कर लेना, ठीक है। बाकी जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ यही है, कौन सा? प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के भेद। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर है समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है ये समझते हैं। यहाँ पे देखो, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे सूरज निकला और पंछी बोलने लगे, तो सूरज निकला एक अलग सा वाक्य है और पंछी बोलने लगे एक दूसरा वाक्य है। इनको आपस में जोड़ने के लिए हमने और शब्द का यूज़ किया, तो यहाँ पर और क्या है? आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। अब देखो यहाँ पर क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय को भी हमने दो प्रकार में बांटा हुआ है। पहला है समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा समानाधिकरण। समुच्चय बोधक के 4 उपभेद हैं। तो कौन कौन से इसके उपभेद हैं? देखो, संयोजक के लिए हम यूज़ करते हैं और का, एवं का और तथा का। विभाजक मतलब अलग अलग करने के लिए यूज़ करते हैं हम या का, अथवा का, किंवा, नहीं तो। इसके बाद है विरोध दर्शक के लिए, विरोध दिखाने के लिए हम करते हैं पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, वरना। इसके बाद है परिणाम दर्शक के लिए, अगर हमें परिणाम बताना है तो हम यूज़ करते हैं इसलिए, अतः, ठीक है, अतएव, इनका यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है व्याधिकरण अव्यय। तो इसके भी 4 उपभेद होते हैं। देखो, कारणवाचक के लिए यूज़ करते हैं हम क्योंकि, जो कि, इसलिए कि। इसके बाद है यहाँ पर उद्देश्यवाचक, इसके लिए यूज़ करते हैं कि, जो, ताकि। इसके बाद संकेतवाचक जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। इसके बाद स्वरूपवाचक कि, जो, अर्थात और यानी। तो यहाँ पे हमने समझा समुच्चय बोधक अव्यय और उसके 2 अन्य भेद, समानाधिकरण अव्यय और व्याधिकरण अव्यय। तो आपको इनमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो इन दोनों में आते हैं। इनको आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। मैंने काफ़ी शॉर्ट में अव्यय बनाया है बिकॉज यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अव्यय को समझाना ज़रूरी है समास से पहले, इसलिए मैंने ये चैप्टर करवा दिया है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है? उदाहरण ध्यान रखने हैं कि कौन सा उदाहरण समुच्चय बोधक का है और कौन सा उदाहरण जो है वो आपका है संबंध बोधक का या फिर अन्य किसी और भेद का। तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पर आखिरी भेद के बारे में जो है विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय देखो क्या होते हैं। ये वो अव्यय हैं जिन शब्दों से हम भाव को प्रकट करते हैं, जैसे कि हर्ष का भाव हो, शोक का भाव हो, घृणा का भाव हो या फिर आदि कोई भी भाव प्रकट कर सकते हैं, जिनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे पद से नहीं होता, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई संबंध नहीं दिखाते, बस कोई भाव प्रकट कर रहे होते हैं। जैसे हाय वह चल बसा, तो यहाँ पर जो हाय है इसका संबंध किसी और पद से यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पर एक भाव प्रकट कर रहे हैं कि हाय वह चल बसा। अब देखो हमने यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द को भी अलग अलग भेद में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर हमने शब्दों के आधार पर इसे अलग अलग भेद में बांट दिया है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर है हर्ष बोधक, तो यहाँ पर है वाह, आ, धन्य और शाबाश। तो ये सब शब्द वो है जहाँ पर हम हर्ष को व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला है शोक बोधक अव्यय शब्द, तो यहाँ पर हो गया हाय, आह, त्राही त्राही, तो जहाँ पे हम शोक को दिखा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर है आश्चर्य बोधक, तो यहाँ पर है क्या, ओहो, है। इसके बाद स्वीकार बोधक, हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक। फिर है अनुमोदन बोधक, मतलब ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है तिरस्कार बोधक, छी, हट, धिक, दूर। इसके बाद संबंध बोधक, यहाँ पर है अरे, रे, जी, हे, अहो। तो यहाँ पर देख रहे हो आप विस्मयादि बोधक के अंदर भी हम संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द भी पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे इन शब्दों का ध्यान देना है और फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
अब देखो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे निपात के बारे में। अब देखो जो निपात है ना वो भी आपके अविकारी शब्द ही होते हैं, लेकिन बहुत सी बुक्स के अंदर इसको अव्यय का मुख्य भेद नहीं माना गया। तो अव्यय के मुख्य 4 ही भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो निपात क्या होते हैं? देखो निपात भी आपके अव्यय शब्द ही होते हैं। तो बहुत सी बुक्स में इसको माना गया है अव्यय का ही पार्ट और बहुत सी बुक्स में इसको अलग से बताया गया है। तो आप ये समझिए कि निपात वो अव्यय है जो किसी भी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल देने का कार्य करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं निपात। ठीक है, तो वो अव्यय जो किसी शब्द के बाद उस शब्द के अर्थ को बल देने का काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? निपात। और निपात को हम क्या बोलते हैं? अवधारक भी कहते हैं। तो यह शब्द किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं। तो बेसिकली निपात वो शब्द है जिनका उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए कर रहे हैं। ये सहायक शब्द तो है, लेकिन फिर भी ये वाक्य के अंग नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो निपात का मेन काम यही होता है कि वो शब्द समूह को बल प्रदान करता है, इसका अपना कोई मतलब नहीं होता। अब देखो यहाँ पर समझते हैं निपात के कुछ उदाहरण, जिससे आपको निपात और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, उसने मुझसे बात तक नहीं की। अब देखो अगर मैं यहाँ पे तक नहीं लगाती तो क्या बनता? उसने मुझसे बात नहीं की। तो ये एक ठीक सेंटेंस है, लेकिन अगर यहाँ पे तक लग गया तो यहाँ पर वजन आ गया, यहाँ पर जोर दे दिया हमने। उसने मुझसे बात तक नहीं की, तो हमने यहाँ पर जोर दिया है इस पर्टिकुलर शब्द पे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, टीचर के आने भर की देर थी, सब शांत हो गए। तो अगर हम ये बोलते हैं टीचर के आने की देर थी, सब शांत हो गए, तो यहाँ पर मतलब वही रहता, लेकिन इस भर शब्द के लगाने से क्या हो गया? यहाँ पर थोड़ा सा जोर दिया गया है, बल दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? हमने ही यह कार्य पूरा किया है। तो हमने ही, अगर मैं बोलती हमने यह कार्य पूरा किया है तो भी ये ठीक है, लेकिन हमने ही ये कार्य पूरा किया, यहाँ पे हमने और बल दे के बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट है, कल मेरा मित्र भी आएगा, मतलब मेरा मित्र भी आ रहा है कल। तो यहाँ पर भी शब्द लगा के हमने बल प्रदान किया। तो देखो यहाँ पे उपयुक्त वाक्यों में तक, भर, ही और भी आदि शब्द अर्थ को बल प्रदान कर रहे हैं। तो ये सब शब्द क्या है? आपके निपात है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे निपात को अव्यय के एक अन्य भेद की तरह माना जाता है, मुख्य भेद नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे समझो निपात कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर है स्वीकृति बोधक निपात, जैसे कि हाँ, जी, जी हाँ, अवश्य। इसके बाद नकार बोधक, जी नहीं, नहीं। निषेधात्मक मत। प्रश्न बोधक क्या, कैसे। विस्मयादि बोधक काश, हाय। तुलना बोधक भी होता है सा। अवधारण बोधक होता है ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। आदर बोधक होता है जी। इसके बाद बल। प्रदायक बोधक होता है तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ और केवल। तो अगर बात करें प्रमुख निपात शब्दों की तो वो कौन कौन से होते हैं? ही, भी, तो, भर, मात्र, तक आदि। ये सब क्या है? आपके मुख्य निपात शब्द हैं। तो यहाँ पर देखो निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा अव्यय और साथ ही साथ निपात को भी समझ लिया, जो एक अविकारी शब्द है, लेकिन इसको अव्यय शब्द ना मान के हम एक अलग ही भेद की तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य भेद नहीं है अव्यय का, लेकिन है तो ये एक अविकारी शब्द ही। अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में जो अव्यय पर बेस्ड है, और इसके बाद अव्यय हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, डैश संकेतवाचक अव्यय नहीं है। तो संकेतवाचक अव्यय जो है वो आपका है, यहाँ देखो हमने यहाँ डिस्कस किया था, समुच्चय बोधक अव्यय का ही ये पार्ट होता है और ये व्याधिकरण अव्यय के अंदर आता है। यहाँ पर देखो संकेतवाचक अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पर है जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये सब होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा संकेतवाचक अव्यय नहीं है। तो यहाँ पर यद्यपि है, तथापि है, तब भी है, लेकिन ताकि नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ताकि है वो इसके, देखो जो ताकि है वो आपका है उद्देश्यवाचक
व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। ठीक है, तो ये आपका संकेतवाचक नहीं है। अब बढ़ेंगे आगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबंध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? तो इसमें हमें बताना है अनुबंध संबंध बोधक अव्यय। आपको बताया था अनुबंध में क्या होता है कि वो संज्ञा के विकृत रूप के बाद ही आते हैं। तो यहाँ पर कटोरे भर, इसका मतलब यहाँ पर भर जो है वो आपका है क्या? अनुबंध संबंध बोधक अव्यय। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है? तो अनुमोदन सूचक का मतलब क्या होता है? जब कोई भी हमारे किसी प्लान या फिर किसी भी एडवाइस को स्वीकार करता है तो उसे हम बोलते हैं अनुमोदन विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो यहाँ पर है साधु साधु, बाप रे बाप, हे राम या फिर शाबाश। अब देखो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था विस्मयादि बोधक, यहाँ पर भी है अनुमोदन बोधक जिसमें है ठीक, अच्छा, हाँ हाँ। तो जब हम कोई अपना प्लान बताते हैं किसी को, तो जब वो ये सब शब्द बोलता है ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, तो ये सब क्या है आपके अनुमोदन बोधक के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो शाबाश है ये भी क्या है? किसी का प्लान स्वीकार करने का ही एक ऐसा ही शब्द है। तो इट मीन्स इसको भी हम अनुमोदन बोधक में रख सकते हैं। बहुत सी बुक्स में शाबाश को हर्ष बोधक और अनुमोदन बोधक दोनों में रखा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी यही इसका आंसर बनेगा शाबाश। ऑप्शन नंबर 4 ही ठीक है, बाकी ऑप्शंस जो है वो अनुमोदन सूचक नहीं बन सकते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक अव्यय है? तो परिणाम कहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें? लेकिन, नहीं नहीं, और या फिर फलत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फलत है जो है ये आपके परिणाम के बारे में बता रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? कैसे, बिना, पढ़ोगे या पुस्तक। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में ज़रूर से बताना। ठीक है, तो अव्यय आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, लेकिन बाकी जो आगे के टॉपिक्स है समास और आगे टॉपिक्स जो हैं उनको समझने के लिए हमें अव्यय को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे समास और उसके बाद कोई और टॉपिक लेके आएंगे। तो अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सभी PDF डाल दी जाती है टाइमली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।